नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबारीय संपादकीय आईडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। कोर्ट के फैसले समाज में तनाव बढ़ाने वाले ना हो। दैनिक भास्कर। समाजवाद का अर्थ राष्ट्रीय सहारा, सरकार की जरूरत, संविधान की शक्ति हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। कोर्ट के फैसले समाज में तनाव बढ़ाने वाले ना हो। दैनिक भास्कर। संबल उत्तर प्रदेश में पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प के पीछे निचली अदालत का एक आदेश है, जिसके अनुपालन में मस्जिद के सर्वे के लिए जिला प्रशासन पहुंचा था। इस आदेश की पृष्ठभूमि में तत्कालीन सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ का वह फैसला है, जिसमें धार्मिक स्थल कानून 1991 के सेक्शन 3 और 4 को परिभाषित करते हुए सन 1922 में कहा गया था कि धार्मिक स्थल पर चरित्र तय करने के लिए जांच या वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना उसके चरित्र को बदलना नहीं होता। इसका नतीजा ये हुआ कि आज जिलों में तमाम मस्जिदों के धार्मिक चरित्र की जांच करने की मांग होने लगी है। यह सच है कि मुगल शासकों ने मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदें बनवाई थीं, लेकिन क्या 500 वर्ष पूर्व किसी आक्रांता ने कुकृत्य की भरपाई आज की जानी चाहिए? फिर सवाल यह भी उठेगा कि किस काल की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना है और किसे भूल जाना है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए यह सोचा नहीं था कि फैसले के मूल में एक शाश्वत तनाव का बीज बोया जा रहा है? याद कीजिए, मणिपुर में भी हाई कोर्ट ने एक समुदाय को आदिवासी दर्जा देने के आशय से राज्य सरकार को सर्वे कराने के लिए कहा था। उससे उपजा सामाजिक संघर्ष आज दावानल बन गया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक लगा दी थी। समाजवाद का अर्थ राष्ट्रीय सहारा। यह महज संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संविधान की प्रस्तावना में निहित समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों के महत्व और उसकी उपयोगिता की व्याख्या की है, जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा कि भारत के नागरिकों ने इन दोनों शब्दों को अंगीकार करके आत्मसात कर लिया है, इसलिए 44 वर्षों बाद इन शब्दों को संविधान के प्रस्तावना से निष्प्रभावी किए जाने का कोई वैज्ञानिक आधार दिखाई नहीं देता। वास्तव में यह शब्द मूल संविधान के हिस्से नहीं थे। संविधान सभा में इन शब्दों पर विस्तृत विमर्श हुआ था, लेकिन अंततः संविधान में इन्हें शामिल करने का विचार का परित्याग कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के जरिए इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा था। वर्ष 2020 में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किए जाने की चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इन शब्दों को आपातकाल में जोड़ा गया जब लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। एक वर्ग का यह भी मानना है कि समाजवाद शब्द का एक विशेष विचारधारा के पथ पर चलने का संकल्प जाहिर करता है, जो प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोर्ट का विश्वास है कि इन शब्दों को प्रस्तावना में 1976 में भले ही जोड़ा गया, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म और आधार पर विभेद नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने समाजवाद के कल्याणकारी राज्य के रूप में व्याख्या की, जो राज्य के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक जीवन के उन्नयन में महती भूमिका का निर्वाह करता है। संविधान की प्रस्तावना में निहित समाजवाद शब्द दक्षिणपंथी या वामपंथी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए विवश नहीं करता। 1955 के कांग्रेस अधिवेशन ने समाजवादी आर्थिक पक्ष पर चलने का संकल्प व्यक्त करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यह आज भी जारी है। सरकार की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि भारत के लिए सहकारी समितियां संस्कृति और जीवन शैली का आधार है, बिल्कुल न्याय संगत है। वैश्विक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सहकारिता आंदोलन को सर्कुलर इकोनॉमिक्स से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। मोदी ने भारत के भविष्य के विकास में सहकारी समितियों की बड़ी भूमिका बताते हुए बीते 10 सालों में सहकारी समितियों से संबंधित परिवेश को बदलने की चर्चा भी की। सहकारी बैंकों में इस वक्त संबंधित परिवेश को बदलने की चर्चा भी की। सहकारी बैंकों में इस वक्त तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए जमा है। सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका की सराहना करते हुए मोदी ने बताया कि इन समितियों में 8% महिलाएं हैं।
सहकारी समितियों का मतलब है जनता का वह संगठन जो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक लाभ के लिए स्वेच्छा से मिलकर काम करता है। इसे साझा समृद्धि का बेहतरीन मॉडल माना जाता है। ये अपने सदस्यों व इर्द गिर्द के समुदायों को लाभ प्रदान करती है। कुछ जगह व्यापार भी सहकारी समितियों के सदस्य हैं। राष्ट्रीय सहकारी व्यापार संघ के अनुसार दुनिया भर में तकरीबन 3 मिलियन सहकारी समितियां हैं, जिनके विश्व की 12% आबादी सदस्य है। सहकारी समितियों के सदस्य त्वरित ऋण द्वारा स्वरोजगार चालू करने को स्वतंत्र होते हैं। हालांकि इन समितियों पर प्रबंधन अकुशलता के आरोप लगते रहते हैं। खासकर अपने यहाँ सहकारी समितियां पारस्परिक मतभेदों, आपसी झगड़ों और असहयोग की भेंट चढ़ जाती हैं। उनमें होने वाले घपलों घोटालों से मुंह नहीं चुराया जा सकता। सहकारी बैंकों के खाते से लेकर उनमें हुई भर्तियों की धांधली पर सरकार खुद संदेह के घेरे में आ रही है। बात सिर्फ मंत्रालय बनाने या सहकारी समितियों के महिलाओं को जोड़ने भर तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के अपेक्षाओं पर तभी खरा उतरा जा सकता है जब इन रुकावटों को सिरे से माफ नहीं किया जा सके। हम तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, इनमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी हकीकत तो यही है कि देश की कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा अभी भी 1% अति समृद्धों की मुट्ठी में है, जिन्हें किसी सहकारिता के प्रति कोई सरोकार नहीं। धन प्रबंधन के महत्व तथा सहकारिता को जितनी गहराई से समझा जाए, आम जनता तक उसका लाभ खुद ब खुद पहुंचाना शुरू हो जाएगा। संविधान की शक्ति। हिंदुस्तान देश का संविधान अपनी हीरक जयंती मना रहा है, तो इस अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में महत्व और जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाने के नियतार्थ बखूबी समझे जा सकते हैं। भारत और उसके नागरिकों के लिए यह वाकई गर्व की बात है। जब जब देश की जरूरत पड़ी, उसके पुरखों द्वारा बरसों की मेहनत से तैयार इस पवित्र और सुदीर्घ ग्रंथ ने देश व देशवासियों का मार्गदर्शन किया। देश के लोग अपने संविधान से कितने जुड़े हैं और उसकी निगाह में इसका क्या सम्मान है। हालिया आम चुनाव के जनादेश ने शिद्दत से इसका एहसास कराया। इसलिए राष्ट्रपति ने भारतीय की ताकत को रेखांकित करते हुए उचित ही कहा है कि बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाई थी। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। गौर कीजिए, जिस आई तैयार हो रहा है। अब हिंदुस्तान की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। आज वह संविधान 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के हितों का संरक्षण कर रहा है। हमारे इर्द गिर्द के लोकतंत्रों की दुर्दशा भी बताती है कि भारतीय संविधान के निर्माता कितने दूरदर्शी और काबिल लोग थे। हमारे साथ ही आजाद हुए कई पड़ोसी लोकतंत्र जो अब आर्थिक मोर्चे पर हमसे कहीं बेहतर स्थिति में है, आज दिवालिया होने के मुहाने पर है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया को 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी और इसकी राजनीतिक स्थिरता का इसमें बड़ा योगदान है। जिस सहजता से साथ यहाँ सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है और इसके राजनीतिक ने लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वाह किया है, वह दुनिया के लिए नजीर है। जाहिर है कि यह स्थिति भारतीय संविधान को सुनिश्चित किया कि आवाज भी केंद्र तक आबाद पहुंचे। राज्य सत्ता के शीर्ष पर की उपस्थिति बता रही है कि भारतीय संविधान ने जिन तबकों के उत्थान का अपना सहयोग है, 75 वर्ष में उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है। इसलिए 100 से अधिक संशोधन के बाद भी संविधान की आत्मा अक्षुण्ण है और यह भारतीय गणतंत्र का आधार है। धन्यवाद।